जिस दिन से शीस ने आफान की धनाई की थी, वो मौके की तलाश में था। मगर उसके लिए प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए था, और इसे नकब लगाने के लिए उस दर्ज की तलाश थी, जो कर्ण और शीस के ताल्लुक में शगाफ पैदा कर देती। मगर अभी तक इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। आफान अपने ख्यालों में ताने बाने बनने में मसरूफ था जब कर्ण शीस के साथ शॉपिंग बैग्स थामे बरामद हुई थी। उस वक्त कर्ण के चेहरे पर ऐसी दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सन थी कि पल भर को आफान जैसा शख्स भी पिघल गया। ओके कर्ण यूसुफ, तमही एक चांस और दिया, खुद से कहकर आफान ने नखों पर डार्क गिलास चढ़ाए और अपनी कार आगे बढ़ा ले गया। डश 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 डश। कर्ण उरूश को अपनी शापंग दिखा रही थी, और उरूश भी अपना माल गनीमत सजाए बैठी थी। एक एक चीज जो उरूश की आंखें देख रही थीं, कमाल थी। यार कर्ण, इतने खूबसूरत ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम कोई आम सा ड्रेस भी पहन लो तो वो इतना ख़ास हो जाता है कि देखने वाली आंखें ठहर सी जाते हैं। ये सब पहनोगी तो भाई तो पागल ही हो जाएगा। रहम करो मेरे भाई पर। कर्ण चींक सी गई और हंसकर बोली, ये सब तुम्हारे भाई का ही पागलपन है। मैंने कहा भी इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन शीस का बस चले तो दुनिया के हर रंग में मुझे लपेट दे। कर्ण के चेहरे पर उस लम्हे शीस की मोहब्बत जगमगा रही थी। पुरुष ने इसे रश्क से देखा और बोली, पूरी तरह पागल है तुम्हारे लिए मेरा भाई, लेकिन एक तुम हो कि शक्र नहीं करती। पागलों के लिए भी कोई शक्र करता है भला? कर्ण ने हंसकर कहा और सामान समेटने लगी। पुरुष के दिल में भाई की मोहब्बत का अबालट था। मेरे इतने हैंडसम भाई को तुम पागल कह रही हो? मैंने कब कहा? तुमने कहा। कर्ण ने कंधे अचका कर इसे याद दिलाया। मैं कह सकती हूँ मेरा वो भाई है, लेकिन तुम्हारा वो मजाजी खुदा है। पुरुष ने हंसकर कर्ण पर चूट की। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मुझसे ही गलती हो गई। अब समेटो ये सब और नीचे चलकर जरा किचन की खबर लें, ताई अम्मी अकेली लगी हुई हैं। कर्ण ने तेजी से सब कुछ शॉपिंग बैग्स में डालना शुरू किया। अरे यार, तुम्हारी ताई अम्मी बाज आने वाली चीज नहीं है। इन्होंने तो हमेशा लगे ही रहना है। घर में इतने सराउंड्स होने के बावजूद सब कुछ उन्हें खुद ही करना होता है। पुरुष ने वासिफा के वसिफ बयान किए। अच्छा ज्यादा बको मत। अपनी फैमिली के लिए अपने हाथ से खाना बनाना उन्हें रूहानी खुशी अता करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़कर ढीर हवज जाएं। शराफत से अट्ठू और नीचे चलो। कर्ण तकरीबा घसेटते हुए इसे नीचे ले गई थी। डश 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 डश। सूरज की ठंडी ठंडी सी करनी शीशे की खिड़कियों से छन छन कर लाइब्रेरी की टेबल पर अपनी छप दिखला रही थीं। एक कोने पर निशिस्त संभाले कर्ण पूरे इन्हमाक से अपने असाइनमेंट नोट्स तैयार कर रही थी। एक रेफरेंस बुक की तलाश में वो किताबों तक गई और नज़रों से उनका जायजा लेना शुरू किया। किताबों को देखते हुए कर्ण उस तरफ नकुल गई जहां अलमारियों के मुंह एक दूसरे के इंतहाई नज़दीक थे और कम ही स्टूडेंट्स उस तरफ का रुख करते थे। ये हिस्सा लाइब्रेरी की पश्त पर था और ज़्यादातर यहाँ वीरानी रहती थी। अभी कर्ण ने पलटने का सोचा ही था कि अचानक किसी ने इसे बाजू से सख्ती से खींचकर मुंह पर हाथ रख दिया। कर्ण की चीख अंदर ही घुट कर रह गई। उसकी नखों में खौफ और वहशत के साए लहराए। आफान इसे दबूचे खड़ा था। शशशिश। आफान ने अपने मुंह पर अंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। घबराओ मत, कुछ नहीं करूँगा, बस जो कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो, और बेहतर है अपने भीजे में भी बैठा लो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। शीस को छोड़ दो और मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा, न तुम्हें और न शीस को। तुम्हारे पास एक पूरी रात है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा, और उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। गिडबाए लो। धीमे धीमे लहजे में अंगारे उसकी समातों में इंडील कर वो वैसे ही अचानक गायब हो गया जैसे अचानक सामने आया था। कर्ण लर्जती कांति यह बस्ता औजूद लिए वहीं बैठती चली गई। इंसान अपनी फितरत से ज्यादा देर अलग नहीं रह सकता, आफान ने ये साबित कर दिया था। इंडरस्कोर। कर्ण आज जल्दी आ गए? इसे बेवक्त घर में देखकर वासिफा ने पूछा, और कर्ण खुद पर जबत खो बैठी। वो बेअख्तियार वासिफा के गले लगकर रो पड़ी थी। कॉलेज से घर तक का फासला उसने कैसे तय किया था, ये वही जानती थी।
अरे मेरी जान, क्या हवा, तबीयत खराब है? वासिफा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ताई अम्मी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन वासिफा को उसकी जर्द रंगत परेशान कर रही थी। अच्छा तुम अंदर तो आओ, क्या इसी तरह दरवाजे पर खड़ी रोती रहोगी? वासिफा ने इसे आराम से लाउंज के सोफे पर बैठाया और किचन से उसके लिए पानी का गिलास ले आई। अब बताओ, क्या बात है? कॉलेज में कोई बात हुई है? कर्नफूफ के जेर असर थी और कुछ भी सोचना समझना फिलहाल उसके लिए मुमकिन नहीं था। मगर वासिफा पूरे होश व हवास में थी। परेशान मत हो कर्ण, जो भी बात है मुझे बताओ। शाबाश, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम बोलो तो सही। वासिफा ने इसे भरपूर तसल्ली दी और कर्ण ने रोते हुए सारी तफसील वासिफा के गोश गुजार कर दी। ताई अम्मी, प्लीज शीश को उस बात का पत्ता नहीं चलना चाहिए, वो फोरा आफान से उलझ पड़ेगा, और मुझे आफान के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। पत्ता नहीं, वो क्या कर बैठे? कर्ण का चेहरा अब भी जर्द था। अरे नहीं, वो एक नंबर का बदमाश और बतहजीब लड़का। मरने मारने का हवसला नहीं है उसका, उसके लिए बहुत हवसला दरकार होता है। अगर वो इतनी ही तुप चीज होता तो आए रोज शीश से मार न खा रहा होता। मगर खैर, मैं उससे निपट लूंगी, तुम परेशान मत हो। ये मसला अब मेरा है। अच्छा किया जो तुमने सब कुछ मुझे बता दिया। शीश को तो बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो एकदम से जज्बाती हो जाता है, ख्वाह मुख्वाह बात बढ़ जाएगी। तुम जाओ, जाकर आराम करो। कर्ण कदरे हिलकी हुई थी, लेकिन मुतमईन हर्गिज़ नहीं। मगर वासिफा का मुशौरा बेहतर था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी। इंडरस्कोर कर्ण को भरपूर तसल्ली देकर वासिफा अपने बेडरूम में चली आई और मिस सायरा उबैद का नंबर प्रेस किया। चंद लम्हों बाद कॉल उठा ली गई। हेलो मिस यामीन, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। दूसरी जानिब सायरा उबैद की तरन्नुम भरी आवाज़ गूंजी। आजकल मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि किसी चीज़ का होश नहीं रहता। उस वक्त भी एक बहुत ज़रूरी काम था आपसे। वासिफा ने उनका नज़ाकत भरा अंदाज खातर में लाए बगैर बात का आगाज़ किया था। ओह ईसीस, आपकी बेटी की बात पक्की हो गई है न? कांग्रेस, यकीना इन्हें कामों में बजी होंगी आप। एनीवेज, ऐसी क्या ज़रूरी बात है जिसके लिए आपने अपनी अहम मसरूफियत को एक तरफ रखकर हमें याद किया? सायरा के लहजे में थोड़ी बनावट, थोड़ा तंज और थोड़ी अजतामीज़ी झलकती थी। फरेसत से तो वासिफा भी नहीं बैठी थी, सो फोरा मदा पर आई। वो ज़रूरी बात आफान है मिस जुबैद, हम कई बार इसे नज़रअंदाज कर चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद हवसला नहीं रहा हमारा। आए दिन उसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। बेहतर है आप अपनी ज़ुबान में इसे समझा दें कि कर्ण अब शीश की अमानत है, आफान उसका रास्ता रोकना छोड़ दे। वरना हमने अपने अंदाज से समझाया तो शायद वो बर्दाश्त न कर सके। वासिफा ने मलायमत से तेर फेंका। आप धमकी दे रही हैं? मिस जुबैद का लहजा एकदम से बदला। हर्गिज़ नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ कि जो बात फ़िलहाल ख़वातीन के दरमियान है वो मर्दों तक पहुँची तो क्या हो सकता है। आप जानती हैं, मर्द ऐसे मामलात दूसरे तरीक़े से हैंडल करते हैं। उम्मीद करती हूँ बात बढ़ने के बजाय यहीं ख़त्म हो जाएगी। सायरा उबैद को अच्छी तरह अंदाज़ा था, वासिफा जो कह रही हैं वो 100% दरसत है, चनाचा उन्हें धीमा होना पड़ा। ऑफ कोर्स, बल्कि मैं तो आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने पहले मुझसे बात कर ली। मैं आफान को समझा दूंगी, एक चोली, वो कर्ण के लिए बहुत सीरियस है। बट डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। सायरा उबैद ने दिल ही दिल में दानत कचचाए। बहुत शुक्रिया मिस जुबैद, मुझे आपसे यही तौक़े है, वासिफा ने कहकर कॉल ख़त्म कर दी। वासिफा ने अपने तौर पर शक्र का कलमा पढ़ा था कि वो नहीं चाहती थी मामला यामीन साहब तक पहुँचे, फिर बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती थी। ये वासिफा से बेहतर कौन जानता था? यूसुफ के कत्ल का वाक़या वो भूली नहीं थी। लानत हो आफान तुम पर। सायरा ने सारी कल्फत बेटे को कोस कर निकाली। इंडरस्कोर आफान ने कमरे में कदम रखा तो मुंह को पहले से अपने बेड के पाइंती बैठे देखकर ठटक गया। ऐसा बहुत कम होता था और जब होता था तो कुछ बड़ा ही मामला होता था। रब क्यों गए? आइए आइए तशरीफ़ लाइए साहबजादे, ताकि आपके कारनामों पर आपको तमगात से नवाजा जाए। कम ऑन माम, ये ड्रामेबाजी आप अपनी क्लब मेंबर्स और ओ डोनर्स तक ही महदूद रखें, मुझसे आपका ये प्यार हज़म नहीं होता। आफान ने जो सायरा का तंज में बजा लहजा सना तो अपनी तरफ के सारे तेर भी कमान से झाड़ दिए और आगे बढ़कर साइड टेबल पर मोबाइल, हाथों के बैंड्स और अंगूठियों से हाथ खाली करने लगा। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के दिनों से तंग आ चुकी हूँ।
तुम्हारी वजह से उस बावरचंद मुसज़ी अमीन की टके टके की बातें सुननी पड़ी हैं मुझे। आखिर तुम्हारी पराबलम क्या है उस मुनहोसकर्न में, ऐसा क्या है, आए दिन उस सांड-शीस से मार भी खाते रहते हो और हमें बातें भी सुनवाते हो। पूरा सर्कल बातें बना रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रिश्ता मांगा, इनकार हो गया, बात ख़त्म। अब क्या सारी ज़िंदगी मुजनू बने उसके पीछे ख्वार होते रहोगे? कब उतरेगा तुम्हारे सर से उसकी मोहब्बत का भूत? सायरा का पारा किसी तरह कम होने में नहीं आ रहा था। वो मोहब्बत नहीं, जिद है माम। बट यू कांट अंडरस्टैंड, आफान ने बेपरवाही से कहा और तकिया दुबोचकर बेड पर लेट गया। तुम्हें बेशकुन सब बातों से फ़र्क न पड़ता हो, लेकिन हमें पड़ता है, हमारी एक रेपुटेशन है सोसाइटी में। आइंदा में तुम्हारी ज़ुबान पर उसका नाम भी न सुनो। सायरा एक झटके से खड़ी हुई और इसे तनबीहा करते बोली, उस इशू को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे एबरूट जाने का बंदोबस्त करती हूँ। आज ही तुम्हारे पापा से उस टॉपिक पर बात करती हूँ। अब उस मसले का यही हिल है कि 4-5 सालों के लिए तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ताकि तुम्हारे सर से कर्म का भूत उतर जाए। सायरा इसे फटकार कर वापस चली गई। आफान ने जवाबा कोई एहतिजाज नहीं किया। वैसे भी वो जो सोचे बैठा था उस हिसाब से हालात उसके हक़ में जा रहे थे। अल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो करण यूसुफ। वो खुद से बड़बड़ा कर खामोश हो गया। अंडरस्कोर यामीन वाला उस वक्त रंग व नूर में लामुकम्मल खुशियों का मनबा दिखाई दे रहा था। लड़कियां ढोलक संभाले बैठी थीं। फ़ज़ा रोशनियों, गीतों, काखों और खुशियों से महक रही थी। पुरुष ने जिद करके नकाह से एक दिन पहले ढोलकी रखवा ली थी। वासिफ़ा ने भी ज़्यादा पसवाओ पेश नहीं की थी कि खुशी का मौका था। करण लाइट पंथ के साथ फ़ोन कॉम्बिनेशन और मेरून टिच के साथ नफीस से काम वाले शेफोन के अंग रखे और चूड़ीदार पाजामे में मुग़लिया सल्तनत की कोई शहजादी ही तो दिखाई दे रही थी। कई नज़रें सत्ताईशी अंदाज में उस पर उठी थीं, लेकिन शीस के दिल की दुनिया का रंग ही और था। उसने पल भर को भी करण से नज़रें नहीं हटाई थीं। खुद करण भी शीस की नज़रों का हिसार खुद पर महसूस कर रही थी, लेकिन मुकम्मल अनजान बनी वासिफ़ा के साथ चिपकी हुई थी। शीस की तो जान ही जल कर रह गई। करण यूसुफ, एक बार हाथ लगो, तुम्हें वो सज़ा दूंगा कि याद रखोगी। वो मूंगफ्लाई तकरीब से ही वॉकआउट कर गया था, लेकिन कुछ उस तरह के वासिफ़ा के फरिश्तों को भी खबर न हो। करण सब छोड़ छाड़ कर महसूस अंदाज में लाउंज की तरफ चल दी। उसने शीस का मूड देख लिया था। शीस, शीस करने से आवाज़ें देती अधर अधर तलाश कर रही थी कि लाउंज के झोले पर वो मुंह बसूरे झोलता हवा दिखाई दे गया। अच्छा, तो जनाब यहाँ हैं। करण उसके बराबर में बैठ गई। आ गया तुम्हें मेरा ख्याल। शीस ने खफगी से उसकी तरफ देखे बगैर कहा। अफशीस, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो। अगर तुमने थोड़ी देर और मुंह फुलाए रखा तो मैं जा रही हूँ ताई अम्मी के पास। उसने धमकी दी, जिसका फोरा ही रद्दमल आया था। अफये ताई अम्मी, मैं शायद दुनिया का पहला शोहर हूँ जिसकी रकीब उसकी मामा जान है। वो सर थाम कर रह गया। करण हंस पड़ी। उसकी जलतरंग सी हंसी ने शीस का सारा फसा खत्म कर दिया। करण का गिलाबी चौड़ियों से भरा हाथ थाम कर बोला, सोच रहा हूँ मामा से रख्सती की बात हो ही जाए। करण उसकी शौक नज़रों से खाइफ हुई और झोले को कदरे तेज़ी से झुलाकर बोली, कर लो, मगर कोई फ़ायदा नहीं। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले वो रख्सती का नाम भी नहीं लेने देंगी जनाब। करण ने शरारत से इसे देखा। क्या करना है तुमने इतनी पढ़ाई करके? ग्रेजुएशन काफ़ी है। मैंने कौन सा तुमसे जॉब करवानी है? तुम बस मेरा ख्याल रखना और मेरे दिल का। बस फैसला हो गया, अब तो रख्सती होकर ही रहेगी। शीस कुछ और उसकी जानिब झका था। हर्ज नहीं। करण ने झट से शीस के लबों से हाथ खींचा था। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का भी सवाल है। अभी से तुम्हारा ये हाल है, रख्सती हो गई तो बिल्कुल ही नकमे हो जाओगे तुम। न खुद कुछ करोगे और न मुझे कुछ करने देना है। करण ने लाउंज की सजी हुई महकती सीढ़ियों पर नज़रें जमा कर कहा, क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया? शीस नाराज़गी झाड़ता उसकी तरफ घूमा था। मुजनू हो पूरे, बस मैंने कह दिया। रख्सती 3 साल बाद होगी। करण ने फैसला किन अंदाज में कहा, लेकिन मैं तो मामा से आज ही रख्सती मांगने वाला हूँ, बल्कि अभी। शीस उठ कर खड़ा हो चुका था और काफ़ी संजीदा दिखाई देता था। करण की आंखें फैल गईं। शीस, रुको, मामा क्या सोचेंगी? करण उसके पीछे लपकी थी। उसकी मजबूरी कि मेहमानों से भरे घर में वो ज़्यादा चीख भी नहीं सकती थी। पीछे बराती, आगे बैंड बाजा। आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाज़ा।
कर्ण दौड़ती हुई शीश के पीछे आई तो वो लान के स्टेज पर मज़े से नाचने में मसरूफ़ था। तो ये था उसका मतलब। कर्ण सर को हाथ मार कर रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे शीश से डांस के लिए खींच चुका था। लेकिन उस सब के दौरान दो आँखें इनकी खुशियों को झलसाने की मंतज़र थीं। कर्ण को फुर्सत नसीब हुई तो वो उस खूबसूरत लिबास के साथ आईने के सामने जा खड़ी कोई ज्यूलरी उतारते हुए उसकी नज़र अपने एक्स पर ठहर गई। क्या वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ जितने शीश के लफ्ज़, या फिर ये उसकी नज़र का कमाल है? वो दिल ही दिल में खुद से मुखातब हुई। ये तुम्हारे अंदर की खूबसूरती है जो नूर बनकर तुम्हारे ज़ाहिर से झलकती है। शीश के लफ्ज़ उसकी याद में गूंजे। वो बेअख्तियार हंस दी। फिर यूनाई किसी ख्याल के तहत वार्डरोब से वो ड्रेस निकाल लाई जो शीश खास उसके लिए लाया था। लेकिन कर्ण ने पहनने से इनकार कर दिया था। तुम्हारी हर चीज़ से मुझे इश्क है शीश, हर उस चीज़ से जिसे तुम्हारे लम्स ने छुआ हो। कर्ण ने दुपट्टे का बार्डर खींचकर नथन से लगा लिया। उसमें शीश की खुशबू थी। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कर्ण चौंक कर मरी और डब्बे को एक तरफ करके दरवाज़ा खोल दिया। तुम उस वक्त सामने शीश ही खड़ा था। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ कर्ण, शीश ने दहलीज पर खड़े खड़े कहा। उसकी नज़रें कर्ण की आंखों में जमी थीं। ठीक है, लेकिन तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर तो आओ। कर्ण को शीश का उस तरह बाहर खड़े रहना अजीब लग रहा था। नहीं कर्ण, पहले तुम मुझे सुन लो और यकीन जानो, जब तक तुम मुझे अख्तियार नहीं दोगी मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। क्या अजीब बातें कर रहे हो, सीधी तरह अंदर आओ और बताओ क्या बात है। कर्ण ने उसका हाथ थामा। शीश की नज़र उस ड्रेस पर पड़ी तो वो एक कदम आगे बढ़ाया। जरतार दुपट्टे को कर्ण के सर पर सजाकर बोला, आज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सजकर दिखाओगी। मैं तुम्हारे उस पाकीज़ा चेहरे को छूकर यकीन हासिल करना चाहता हूँ कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। क्या तुम मुझे मेरा ये हक दोगी कर्ण? शीश ने उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। कर्ण ने अचंभे से शीश को देखा। उसकी आंखों में जज्बे लो दे रहे थे। इसे समझ न आई क्या कहे। शीश, मैं कैसे? मकोस सवालिया, कर्ण ने कहना चाहा, लेकिन शीश ने उसके होंठों पर अंगली रख दी। आज कुछ न कहो कर्ण, बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज आज खाली न लौटाओ। मकोस सवालिया अलामत वाविन। शीश ने कुछ ऐसे कहा कि कर्ण के लफ्ज़ दुम तोड़ गए। शीश की मोहब्बत के सामने कर्ण की मज़ाहमत दुम तोड़ गई। इंडरस्कोर, आज तो मुझे अपनी खुशकिस्मती का यकीन हो गया, अरमगान ने लेटे लेटे हैंडफ्री कान से लगाए सेल में कहा था। दूसरी तरफ उरूश की नज़ाकत भरी हंसी गूंजी थी, लेकिन जवाबा उसने अपनी खुशकिस्मती का इजहार न किया तो अरमगान के लबों पर शकवा मचल गया। ये क्या भई, कुछ आप भी तो फरमाएं अपनी किस्मती के बारे में। ये ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है मेरे ख्यालात आपसे मुख्तलिफ हूँ। उरूश को शरारत सूझी। उनमें अब खासी हद तक बेतकल्फ़ी पैदा हो चुकी थी। यार तुम तो बड़ी बेमरूत निकली, यानी बंदा खुश करने के लिए ही कर देता है कि मुझे भी अपनी किस्मत पर नाज है। अरमगान ने बनावटी अंदाज अपनाया था। उरूश एक बार फिर खलखला कर हंस पड़ी। बेमरूती में तो आप भी किसी से कम नहीं, याद है जब भी हमारे घर आए ही भाई के अलावा आपको कोई दिखाई ही नहीं दिया। उरूश ने भी जवाबी हमला कर डाला। ऐसी कोई बात नहीं, एक चोली उरूश। मेरा असूल है, नज़र और कदम अटकाने से पहले हदूद का तायन कर लेना। मैं हमेशा लिमिट्स में रहने वाला इंसान हूँ, बस इसीलिए। अरमगान ने कदरे संजीदगी से इसे जवाब दिया। जी, मैं जानती हूँ, आपकी यही नेचर तो पसंद है हमें। उरूश ने जानबूझकर जमा का सीगा इस्तेमाल किया, लेकिन अरमगान को बहाना मिल गया। और उस हम में कौन कौन शामिल है? उसने शोखी से पूछा। सब। उरूश ने तजाहल आरफाना से काम लिया और मुस्कराने लगी। मुझे सबसे कोई गर्ज नहीं, अपनी बात करें, आपको माबदूत की कौन कौन सी क्वालिटीज़ पसंद हैं? अरमगान ने उरूश को जानबूझकर छेड़ा। मुझे क्या पता आपकी क्वालिटीज़ का, मैंने तो बस बुजुर्गों के फैसले पर आमीन कहा है। आगे मेरी किस्मत। वेल, किस्मत की धनी हैं आप, अरमगान ने उसका मजाक समझकर कहा। अरमगान मजीद भी कुछ कहने वाला था, लेकिन सगन गड़बड़ करने लगे। एक मिनट अरमगान, यह सगन्स पराबलम कर रहे हैं, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। और ऊनी गाउन पहनकर सेल कान से लगाए कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर में इसे शीश कर्ण के कमरे से निकलता दिखाई दिया। भाई, उस वक्त कर्ण के कमरे में इनकी बातें भी न रात खत्म हो जाए, लेकिन शीश भाई के लफ्ज़ों की माला खत्म न हो। वो बड़बड़ाती हुई लान की तरफ बढ़ गई।
शीस की चूंकि उरूश की तरफ पश्त थी इसलिए वो उरूश को महसूस किए बगैर जा चुका था। इंडरस्कोर तमही किस बात का अफसोस है कर्ण। शीस ने इसे घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे कपकपाते देखा तो चुप न रह सका। वो कुछ न कह सकी, उसकी आंखें खुद ब खुद बहने लगीं। प्लीज कर्ण, उस तरह भी हियो मत करो जैसे हमने गिना किया है। वो परेशान सा होकर कर्ण के पास ही बैठ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया शीस। मी ताई अम्मी और ताया अबा के सामने सर अटकाने के काबिल नहीं रही। शीस ने उसका हाथ थाम लिया। डोंट वरी, मी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा दोनों मिलकर फेस करेंगे। यकीन करो कर्ण, आज हम दो नहीं रहे। मेरी जात पर तुम्हारा हक पहले से बढ़ गया है और तुम पर मेरा। शीस ने कर्ण को तसल्ली देना चाहिए। फिर भी शीस, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ठीक नहीं हवा। शीस ने उसका चेहरा हाथों में थामकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कुछ गलत नहीं हवा कर्ण, और अगर तुम कभी खुद को तन्हा पाओ तो सिर्फ एक बार मुझे आवाज़ देकर देखना और बस। शीस के पर यकीन लफ्ज़ों ने कर्ण के खौफ को किसी हद तक कम कर दिया था। वो बेअख्तियार उसकी बाहों में सिमटती थी। इंडरस्कोर वक्त चुपचाप दबे कदमों आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि कर्ण पर जो खौफ की कैफियत तारी थी उसमें अब कमी आने लगी थी। लेकिन एक बेनाम सी खलिश थी जो इसे उदास किए रखती थी। वो भी एक सर्द रात थी। तारीकी पर फैलाए रात का चेहरा तक रही थी कि लान के घने दरख्तों में सरसराहट जागी। इसी लम्हे जागर्स में क़ीद वो पैर उस तारीक गोशे में रुके। स्याह हड्डी से झांकती दो बेरहम आँखों ने अतरफ का जायजा लिया। नियम तारीकी में रात ओढ़े नींद की चादर में हर शय गुम थी। ठंड और खौफ से जमे हाथों को उसने आपस में रगड़कर जरा गर्माहट पहुंचाई और मुहिता कदम उठाता बड़बड़ाया। कब्रिस्तान की मोफलक। सीसी कैमरे ऑन करके समझते ही बड़ा तेर मार लिया। होना। जैकेट की जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली और अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। कॉरिडोर से होता हवा वो पहले बेडरूम के सामने जा रुका और हल्की सी दस्तक दी। जुनाई दरवाजे का लाक खींचने की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाज़ा धुकीलता हवा झट अंदर दाखिल हो गया। इंडरस्कोर उसने पलक झपकते कर्ण का मुंह दबूचा, कमरे की चटखनी चढ़ाई और इसे धुकीलते हुए बेड पर गिरा दिया। कर्ण ने चीखना चाहा मगर उसने थप्पड़ मारकर कर्ण को बेबस कर दिया। फिर उसका मुंह सख्ती से दबूचे मुंह पर अंगली रखकर आवाज़ भेंचकर कराया। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी और तुम्हारे उस सांड फियांसी की। कई बार समझाया, कई बार आराम से बात करने की कोशिश की, एक आखिरी मौका भी दिया, लेकिन लफ्ज़ों की जुबान तुम्हें समझ ही नहीं आई। तो फिर अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही रह गया है कि तुम्हारी औकात बता दूं। इतना कहकर उसने एक बार फिर कर्ण का चेहरा थप्पड़ से सुर्ख किया था और किसी वहशी की तरह उस पर झपटा था। कर्ण की आंखें खौफ से अबल पड़े, लेकिन उसने कर्ण की चीखें इतनी सख्ती से दबोच रखी थीं कि वो चीखना तो दूर की बात उसकी गिरफ्त में हिल तक नहीं पाई। उसने बहुत बेदर्दी से कर्ण के औजूद की धज्जियां बखीर कर रख दी थीं। इंडरस्कोर शीस घड़ी के बेलगाम पंडोलम की तरह कमरे के वस्त में इधर से उधर चकरा रहा था। उसकी आंखों के सामने कर्ण का मगमूम और उदास चेहरा था, जिसे वो इतने दिनों में भूल नहीं पाया था और अब उसकी क़व्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। उसने संजीदगी से उस बार रख्सती के बारे में सोच लिया था। रख्सती के लिए तो वो शुरू से ही संजीदा था, लेकिन हर बार इसे कुछ न कुछ कहकर यामीन साहब टाल दिया करते थे। लेकिन अब उसने कर्ण के बगैर नहीं रहना, वो फैसला कर चुका था। खुद से मुतमईन होकर वो बस्तर पर दराज हो गया और कंबल सीने तक खींच लिया। इंडरस्कोर उसने आहिस्ता से कर्ण की कलाइयां ढीली छोड़ दी और उसके बराबर ही बैठकर इत्मीनान से सिगरेट फूंकने लगा। इसे अच्छी तरह अंदाजा था अब कर्ण की चीख तो क्या सिसकी भी मुंह से बरामद नहीं होगी। फिर उसके मजरूह औजूद पर एक तमसखराना नज़र डालकर बोला, शीस अब तुम्हारा इंतखाब हो या न हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक थप्पड़ जो मैंने उसके मुंह पर मारा है ये उसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे दिल की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी। वो एक एक ज़ख्म जो वो मुझे लगाता रहा है, मुझे याद है। उसलिए कल शाम 4 बजे उस एड्रेस पर आ जाना, वरना उस रात की सारी रोदाद शीस को सेंड कर दूंगा। कर्ण ने नफरत भरी एक निगाह आफान पर डाली और उसके चेहरे पर थोप दिया। आफान ने सिगरेट नीचे पिटका और कर्ण के बाल मठी में जकड़ लिए। लगता है पूरी तरह अकड़ निकली नहीं तुम्हारी। शराफत से जो कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम्हारी अकड़ की बूंद बूंद निचोड़ना जानता हूँ मैं। बहुत देखी ही तुम जैसी। वो तो मैंने स्विचा सूंसलों की पाबंद लड़की है तो चलो शादी कर लूं, लेकिन इस तुम्हें रास नहीं।
और एक झटका देकर इसे छोड़ दिया। वो जख्मी सी सिस्ट कर रह गई। आफान ने हाथ में पकड़ा कागज का टुकड़ा उसके मुंह पर मारते हुए बात जारी रखी। ध्यान से सुनो, किसी भी बहाने घर से अकेली निकलना और मैकडॉनल्ड्स के सामने गाड़ी छोड़ देना। अंदर जाकर अकेली बैठ जाना। मैं कॉल करके तुम्हें कन्फर्म कर दूंगा। फिर तुम रोड क्रॉस करके बैंक के सामने खड़ी हो जाना। एक सिल्वर BM तुम्हें पक कर लेगी। फ्रंट सीट पर लड़की ही होगी। आगे की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। जब यूज़ तो हो जाओगी तो सब कुछ तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। जब तक वो जख्म जो शीश मुझे लगाता रहा है मेरी याददाश्त से महव नहीं हो जाते, तुम्हें मेरे जख्म पर मरहम लगाना होगा। फिर उसके चेहरे को झटक कर बोला, हैव स्वीट ड्रीम्स। और हड्डी से चेहरा ढककर जैसे आया था वैसे ही निकल गया। और गेट तक पहुंचकर गार्ड की मट्टी में कई हजार के नोट थमा दिए। शीश यामीन, तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी इज्जत अपनी जेब में ले जा रहा हूँ, अब बैठकर प्यूंद लगाते रहो नदड़ी दजीम को। और जूते से सिगरेट मसलकर आगे बढ़ गया। _ कर्ण घायल रोह लिए अपने ही कमरे में जिंदा दरगोर हो चुकी थी। उसकी सिस्कीन समेटने वाला कोई नहीं था। पहला सवाल जो उसके सामने फन फैलाकर खड़ा था वो शीश का रद्दमल क्या होगा। वो शीश यामीन जो अपनी छोटी से छोटी चीज़ किसी के साथ बांटना गवारा नहीं करता था, जो अपनी कार तक इस्तेमाल करने का अख्तियार किसी को नहीं देता था, क्या वो कर्ण को उस तरह कबूल कर सकेगा। और फिर आफान के मुतालिबे उसके सामने हर जवाब नफी था। जिंदगी भी इसे जीने का हक नहीं दे रही थी। उस लम्हे कर्ण के सामने इतने सवालिया निशान थे कि वो अपने फैसला करने की कवत खो बैठी। उस वक्त कर्ण को दुनिया का सबसे आसान काम सिर्फ मरना लग रहा था। उसने मुश्किल अपने बिखरे वजूद को घसेटा और किचन का रुख करना चाहा, ताकि अपनी जिंदगी की रगी काट ले। कर्ण ने जैसे ही दरवाजे की नाप घमाई अपने सामने शीश को खड़ा देखकर बेदम होके गिर पड़ी। _ शीश कमरे की खामोश फजा को घूर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो इसे घेरे हुए थी। कर्ण का बजा बजा चेहरा और पलकों के किनारे ठहरी नमी उसके दिल में तराजो होकर रह गई थी। उसकी अजत पसंदी और जज्बात के मदुजज़्ब ने उस संगीन सूरतहाल तक पहुंचा दिया था। वो बेचैन होकर उठ बैठा। रात के 2:30 बज रहे थे। ये वक्त कतई मुनासिब नहीं था, लेकिन इसे कर्ण का भरोसा जीतना था। हर हाल में, किसी भी तरह। शीश कर्ण की दहलीज पर खड़ा सोच रहा था कि दस्तक दे या न दे। दफ्ता दरवाज़ा खुद खुला और कर्ण का जर्दरू चेहरा बरामद हवा, लेकिन कुछ भी समझने से पहले वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। _ कर्ण। शीश ने कर्ण को उस हाल में देखने का तो तसव्वुर भी नहीं किया था। वो जल्दी से उस पर झुका था और इसे बाजुओं में लिए बेड तक आया। पलटकर फोरा से दरवाज़ा बंद किया और कर्ण का चेहरा थपथपाना शुरू किया। कर्ण, खुदा के लिए मुझसे बात करो। और कर्ण ने नियमवा आंखों से शीश का चेहरा देखा था। उसकी आंखों के किनारे से आंसू लकीर बहाकर बालों में जज़ब हो गई। वो एक बार फिर फूट कर रो दी। बेबसी उस पर उस तरह तारी हुई थी कि वो अपने मजरूह वजूद पर लगे निशान शीश से न छुपा सकी। शीश अंगार आंखें लिए इसे यकटक देख रहा था। ये किसने किया? कर्ण। कौन था वो? कर्ण पर क्या कुछ गुजर चुकी है? शीश को समझने में सिर्फ एक लम्हा लगा था, लेकिन वो कर्ण के मुजरम का नाम सिर्फ एक बार सुनना चाहता था। प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे उसका नाम बताओ, या कोई निशान। फिर मैं उसका नाम व निशान तक मिटा दूंगा। प्लीज, सिर्फ एक बार। शीश के अंदर का करीब लफ्ज बनकर लबों पर फूट रहा था। वो रो देने को था। पहली बार उस लहजे में गुस्से से ज्यादा दर्द था। टेसें थीं और उन टेसों में करलाती मोहब्बत थी। कर्ण कुछ भी न कह सकी। उसका करीब कुछ अंदर कुछ बाहर बहता रहा। शीश उसके हाथ थामे मुसलसल सवाल करता रहा और वो जख्मों का जहर सहती रही। चले जाओ शीश यहाँ से। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझसे कोई सवाल मत करो। बस मुझे तन्हा छोड़ दो। कर्ण के पास उससे ज्यादा लफ्ज नहीं थे। इसी लम्हे शीश की नज़र भटक कर सिगरेट के टूटे हुए टिकड़े पर पड़ी थी। आफान। शीश की आंखों में यकायक कहर ठाठी मारने लगा था। शीश ने सिगरेट का टिकड़ा आंखों के सामने लहराया और फिर मट्टी में बेंच लिया। नहीं कर्ण, खुदकुशी तुम नहीं वो करेगा। इसे मरना होगा। आफान। शीश ने नफरत से चबाया और कर्ण उसका चेहरा देखकर लर्ज गई। वो अंदर कैसे आया ये बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं उस पर जमीन तंग करके रख दूंगा। इतना कहकर वो झटके से खड़ा हुआ था।